मैं बहुत देर से बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, मगर आज खुशी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर वजह ही ऐसी थी कि मैं करती भी तो क्या, थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो सोचा क्यों ना कुछ देर ठंडी हवा खा ली जाए, जिससे दिल का सुकून और ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं बाहर लान की तरफ निकल गई। बाहर सच में बहुत अच्छी हवा चल रही थी जो दिल को सुकून से भर रही थी। अपनी खुशी के बारे में सोच सोच कर मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। फिर जब मुझे काफी देर हो गई तो मैंने सोचा कि अब चलकर मुझे सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर कुछ तैयारियां भी देखनी हैं। और फिर अगर अबू ने मुझे इतनी रात को अकेले यहाँ बाहर पेलते हुए देखा तो हो सकता है कि वो भी परेशान हो जाए। इसीलिए मैं अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगी। मैं अपनी ही मनमौजी में चलती हुई कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तब ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी को देखा, जिससे मेरे कदम वापस पीछे की तरफ आए। और मैं सोचने लगी कि क्या ये मेरा वहम था, सच में कोई अभी उधर से निकल कर गया। वापस लौटने पर जब मैं यहाँ वहाँ देखने लगी तो मुझे वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन तब ही कुछ अजीब सी आवाजें हुई जिससे मेरे कदम अपनी जगह पर टेक गए। तवज्जो से सुनने पर वो आवाजें मुझे अबू के कमरे से आती हुई सुनाई दे रही थी। मुझे अंदर का जो नज़ारा देखा, इससे तो मेरे होश ही हो चुके थे। अंदर मैंने अबू और खाला को एक साथ देखा। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसा राज छुपा रहे हों जो खानदान के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, और उन्होंने ऐसी हद पार कर दी थी जिनका सोचना भी मुश्किल था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे खाला और मेरे अबू कभी इस तरह का कोई पोशीदा ताल्लुक भी रख सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे वो सब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन जब अचानक से मैंने ये सब देखा तो इससे मेरे जिस्म के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जैसे सुन्न हो चुका था। मुझे वहां से चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल चुकी हो, और इसीलिए मैं इस जगह पर पूरी तरह से खिले खिले जिम गई थी। मुझसे अपने हाथ पैर हिलाए भी नहीं जा रहे थे और मैं पिलकी झपकाना भी भूल चुकी थी। अचानक ही मुझे पसीना आने लगा था, लेकिन उधर अंदर जो कुछ हो रहा था वो जारी था। उन लोगों को तो इस बात की खबर तक नहीं थी कि कोई है जो उनकी सारी उन चीज़ों को देख रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस वक्त मैं अपने अंदर के एक बहुत ही गहरे दर्द को महसूस कर रही थी। वो दर्द जो एक अतमा उन दोनों की इस तरह की सरगोशियां मेरे कानों में बुरी तरह से छप रही थी, मेरे लिए अब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैं जैसे तैसे खुद को खींचकर अपने कमरे तक लाई। मैंने दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। काफी देर रोने के बाद जब मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ तो मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे फ़िलहाल उन सब चीज़ों से अपना दिमाग हटाना चाहिए। जब सुबह हुई तो पूरे घर में तैयारी हो रही थी। रात की बात को लेकर मेरा मन बहुत ज्यादा अपसेट था, लेकिन मैं करती भी तो क्या, खुद को समझाने के बावजूद भी मैं इस बात को भूल नहीं पा रही थी। खाला फोरा ही मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर मुबारकबाद देने लगी। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। मैंने बड़े ही बेमन से उन्हें गले लगाया। इसके बाद अबू मेरे लिए गुफ्त लेकर आए। उनके इस दिए हुए गुफ्त को लेकर भी मैंने को तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। इस बात पर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फोरा ही मेरे लिए दवा का इंतजाम किया गया। अबू ने कहा कि अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो बताओ, मैं अभी डॉक्टर अंकल को फोन कर कि यही बिला लेता हूँ। मैंने कहा कि अब परेशान मत हुए, मैं ठीक हुए दवा खाने के बाद मुझे जल्दी ही आराम मिल जाएगा। नाना जान भी तैयार होकर आ चुके थे। थोड़ी ही देर में मुझे अपनी दोनों कंपनियों में मिठाई बांटने के लिए जाना था, इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। मेरा नाम ज़ारा मिक है। मेरी माँ का इंतकाल जीम में रहती हूँ। मेरे नाना जान एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब उनकी काफ़ी उम्र हो गई है, तो बस इसी वजह से उनके बिजनेस को अब मेरे वालिद संभाल रहे हैं। मेरे खाला ने मेरी परवरिश करने की खातिर कभी भी शादी नहीं की। सब लोग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आज के दिन को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। इस लिए खुश नहीं थी क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से एक लड़के से प्यार करती हूँ और आज के दिन में इस लड़के को अपने घर वालों से मिलाने वाली थी ताकि हम दोनों जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाए। लेकिन कल रात मैंने जो कुछ भी देखा, इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अबू और मेरे खाला इस तरह का कोई राज भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने खुद को बहुत समझाया। इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी भी होती है, हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिशें भी होती हैं। जैसे कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं जिसे प्यार करती हूँ इसके साथ अपना जीवन गुजारूं। इसी तरह से अबू भी बहुत सालों से अकेले हैं
और खाला भी तो हो सकता है, शायद अपनी कुछ ख्वाहिशों के चलते वो लोग ये सब कर रहे हूँ। बस यही सब सोचकर मैंने खुद को जैसे तैसे समझा लिया, लेकिन फिर भी जब भी मेरे मन में अपनी माँ को लेकर ख्याल आता तो मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ा गलत भी नहीं था, क्योंकि मेरी माँ तो वालिद को छोड़कर सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, और फिर मेरी खाला ने भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया था। उन्होंने मेरी परवरिश की खातिर शादी नहीं की, वरना अगर वो चाहती तो शादी करके अपना खुद का घर बसा सकती थी और आज उनके भी बच्चे मेरे जितने ही बड़े होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मुझे भी उनके एहसान को समझना चाहिए और इस तरह की कोई भी गलत चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। यही सब सोचते सोचते मैं तैयार हुई और खुद को समझाया कि मैं किसी के साथ भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। इसके बाद मैं नाना जान के साथ अपनी दोनों कंपनियों में गई और वहां पर सबको मिठाइयाँ बांटी। शाम को मेरे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी, जिसमें ना जाने कितने ही लोग शामिल थे। मैं जिस इंसान से प्यार करती थी, इसे भी मैंने इस पार्टी में बुलाया था। के कटने के बाद जब सब कुछ अच्छे से निपट गया तो मैंने अबू से कहा कि आज मैं अब से एक खास गुफ्त मानना चाहती हूँ। इस पर अबू ने कहा कि हाँ बेटा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर घर में हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद मैं बाकी के घर वालों को आर्यन के बारे में सब कुछ बताया कि वो मुझे कॉलेज टाइम में मिला था। पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। आर्यन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो यतीम है। ये सुनकर अबू को गहरा धक्का लगा। उन्होंने इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आर्यन को इस वक्त इसके घर वापस भेज दिया, लेकिन आर्यन के जाने के बाद अबू बहुत गुस्सा होने लगे। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारी शादी को लेकर न जाने कितने सपने सजा रखे हैं। मैंने सोचा था कि जब तुम 21 साल की हो जाओगी तो इसके बाद मैंने जो भी अच्छे लड़के पसंद कर रखे थे उनमें से किसी एक को तुमसे चुनने के लिए कहूँगा, लेकिन तुमने तो खुद से ही पहले ही अपना जीवन साथी चुन रखा है। मैंने कहा तो बताइए अबू, इसमें मैंने आखिर गलत किया मैं आरी, लेकिन तुम में जिसे पसंद किया है वो हमारी हैसियत का नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वो। मैंने उनसे कहा कि प्यार ऊंच नीच नहीं देखता है। मैं आर्यन के साथ खुशहाल महसूस करती हूँ, बाकी वो हमारे स्टैंडर्ड का है नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अबू कहने लगे कि पर मुझे पड़ता है। मुझे मुआशरे में कई लोगों से मिलना पड़ता है। मुझे सबको जवाब देना होगा कि आखिर मेरा होने वाला दामाद कौन है। मैंने अबू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर औले हुए थे। इस वक्त खाला ने मेरा साथ दिया। खाला ने कहा कि जब ज़ारा की खुशी इस लड़के के साथ ही है तो हमें भी इसकी पसंद को दिल से कबूल करना चाहिए। खाला के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा था कि शायद वो अबू का ही साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब खाला ने मेरा साथ दिया तो नाना जान ने भी मेरे तरफ में ही अबू से बात की इस वक्त, लेकिन अबू ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वो खामोश होकर वापस अपने कमरे में चले गए। इस सब से मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। मुझे लगा कि कहीं अगर अबू इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो पेपर चली गई, जहां मैं हमेशा तब जाती हूँ जब मेरा मुनहद से ज्यादा उदास होता है, और वो जगह और कोई नहीं मेरी माँ की कब्र है। मैं हमेशा ही वहां पर अकेले ही जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरी माँ के दरमियान वहां कोई भी हो। माँ की कब्र पर बैठकर मैं बहुत देर तक रोती रही और उनसे अपने दिल की बात कहती रही। मैंने उनसे कहा कि अब ही अबू को समझाएं कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ आर्यन के साथ है और किसी के साथ भी नहीं। मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि सुकून चाहिए, वो मुझे आर्यन के साथ ही मिलता है। काफ़ी देर अपना दिल हल्का करने के बाद मैंने देखा कि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले परेशान हो जाए। वैसे भी अबू मुझे जल्दी कहीं भी अकेले जाने नहीं देते। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ी कि तब ही अचानक से 4 लड़कों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घेर लिया और वो मेरे साथ पहले तो बतम्स करने लगे। मैंने उन्हें वार्निंग दी कि वो मुझसे दूर रहे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद वो मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगे। मैं बहुत का बराबर का मुकाबला किया, पर जब उन्होंने देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने में नाकाम हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश किए। देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई कि ये लोग आखिर मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पर वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आज खत्म कर देने के इरादे से ही यहाँ आए हैं। उनमें से एक आदमी जैसे ही मेरे ऊपर चाकू से वार करने वाला था कि कर गिरा। बस इतनी ही देर में मैं फुर्ती से अपनी गाड़ी तक पहुंची और फौरा ही ड्राइव करके स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी।
जब मैं अपने घर पहुंची तो बुरी तरह से हाम पर ही थी। मैं इस वक्त पसीने में तरबतर घबराई हुई थी, पर मैंने फौरन ही अपनी हालत को ठीक किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी इस सब के बारे में पता चले कि मेरे साथ आज क्या हुआ, वरना एक तो पहले ही ये लोग मुझे कहीं इक्की वापस आ गई। फ्रेश होने के बाद कुछ देर में अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर सोचने लगी कि आखिर आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ और वो लोग कौन थे। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी मैंने खिड़की से सामने का जो नज़ारा देखा, इससे मेरे होश उड़ चुके थे। सामने मेन गेट पर मैंने खाला को खड़े हुए देखा, और खाला जिस इंसान के साथ खड़ी थी, इससे तो मेरे दिमाग की रगें सनसी हो रही थी, क्योंकि उनके साथ खड़ा हुआ आदमी और कोई नहीं वही था जो मुझ पर चाकू से वार कर रहा था। खाला इसे कई सारे नोटों की मोटी मोटी गुड्डियां पकड़ा रही थी, और वो उन पैसों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। और खाला इधर उधर चुकना होकर देख रही थी कि कहीं उन्हें किसी ने देखा तो नहीं, और फिर वो भी दबे पांव वापस घर के अंदर आ गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब मुझ पर आज जो हमला हुआ वो बगैर किसी मकसद के नहीं हुआ था, और मुझ पर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना मेरी खाला ही थी। लेकिन आखिर क्यों वो मुझे क्यों मरवाना चाहती है। मैं सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खाला को पता चल गया हो कि मैंने उन्हें और अबू को एक साथ देख लिया है, और बस इसी वजह से वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। शायद उन्हें लग रहा हो कि मैं उनके और अबू के रिश्ते को आगे नहीं चलने दूंगी। लेकिन फिर मैं ने सोचा कि आखिर ये कैसे हो सकता है जिस वक्त मैं उन दोनों को देखा। और फिर आज जब मैंने अपनी शादी की बात की तो खाला ने तो मेरा पूरा साथ भी दिया था। अब तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल थे जिससे मैं पागल हुई जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं खाला के किस रो पर एतमाद करूं। लेकिन अभी जो मैंने कुछ देर पहले देखा, इसको भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इससे साफ जाहिर हो चुका था कि खाला मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। अब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और मेरे दिल में उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता नफरत पैदा होने लगी थी। मैंने सोचा कि अब क्या मैं इस बारे में अबू से बात करूं, पर मुझे फिर ऐसा लगा कि लेकिन जिस तरह से मेरे लिए इस बात को हज़म कर पाना मुश्किल है, ठीक इसी तरह से घर के बाकी लोगों का भी इस पर एतमाद करना नामुमकिन के बराबर है कि खाला मुझे ख़त्म करवाना चाहती हैं, जबकि अभी तक तो उन्होंने ही मेरी परवरिश की है और मुझे बहुत अच्छे से पाला था। और फिर उनका मुझे ख़त्म करने के पीछे क्या मकसद था, जब मुझे वही नहीं पता तो फिर मैं किसी से क्या कहूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे उनके मकसद के बारे में पता करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं किसी से कुछ कहूँगी। अगले दिन अबू ने मुझे और बाकी के घर वालों को हाल में बुलाया। मैं समझ तो रही थी कि वो शायद मेरी शादी को लेकर जो भी ज़रूरी बात है वो करने वाले हैं। मैं जब अबू के सामने पहुंची तो बुरी तरह से घबराई हुई थी कि ना जाने वो कौन सा फैसला सुनाएंगे। अबू ने मुझसे कहा कि उन्हें मेरा और आर्यन का रिश्ता मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी, लेकिन तब ही उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर मेरी खुशी थोड़ी सी धुंधली हुई। मैंने उनसे पूछा कि आखिर अब की क्या शर्त है। इस पर अबू ने कहा कि आर्यन को शादी के बाद इस घर में ही रहना पड़ेगा, घर दामाद बनकर, और मेरे बाद इस बिजनेस की बाब दूर तुम हैं और आर्यन दोनों को मिलकर संभालनी पड़ेगी। अबू की इस शर्त से मुझे कोई भी एतराज़ नहीं था, इसीलिए मैं बहुत खुश हो गई। इसके बाद मैं इसी दिन आर्यन के घर गई और इसे अबू की शर्त के बारे में सब कुछ पता दिया। लेकिन ये सब सुनकर आर्यन नाराज़ होने लगा। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर में घर दामाद बनकर नहीं रह सकता, इससे मेरे इज्जत नफस कोटे जैसे तैसे मैंने अपने अबू को इस रिश्ते के लिए तैयार किया है, और तुम बगैर फजूल की बात करके क्यों मुसीबतें बढ़ा रहे हो। अगर तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो मैं तुमसे खुद इस शर्त को मानने के लिए नहीं कहती, लेकिन तुम्हारा मेरे सवा कोई भी नहीं है, तो आखिर इस बात में बुराई ही किया है। इसमें तो मेरी भी खुशी शामिल है। तुम भी मेरे पास रहोगे और मुझे अपने अबू और बाकी के घर वालों से अलग भी नहीं होना पड़ेगा। आर्यन कहने लगा, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं संभाल सकता, वरना हर कोई यही कहेगा कि मैंने पैसे के लालच में आकर तुमसे शादी की है। मैंने कहा कि अगर तुम मेरे बिजनेस को नहीं भी संभालते तो भी मुझसे शादी करने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होता, तो किया तब सब लोग ये नहीं कहते। और अगर तुम्हारा सोचना ऐसा ही था तो फिर तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया। इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद हूँ। मेरे कड़वे बोल सुन कर आर्यन का चेहरा उतर गया। फिर मैंने इसे समझाते हुए कहा कि देखो, तुम परेशान मत हो, अभी तुम जैसे किसी दूसरे के यहाँ पर काम करोगे तुम बिल्कुल ऐसे ही समझ
लेना कि मेरे कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हें इसकी तनख्वाह मिल रही है। बस फिर मैंने जैसे तैसे आर्यन को भी मना लिया और हमारी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, मेरे घर वाले भी मेरी शादी से खुश थे और आर्यन भी खुशी खुशी सारी शर्तों के साथ मुझसे शादी करने को मान चुका था। लेकिन बस अगर कोई टेंशन की बात थी तो वो सिर्फ खाला को लेकर ही थी। मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि खाला ने मुझ पर वो जानलेवा हमला क्यों करो आलिफ था। आखिर उन्हें मुझे ख़त्म करो अल्फ कर किया मिलने वाला था। मैं ने अब तक इस बारे में आर्यन को भी कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी गलत सोचे, क्योंकि अब तक तो मैंने इसे यही बताया था कि मेरा ख़ानदान मुझे बहुत चाहता है और मेरे ख़ानदान ने मेरे खातिर बहुत सारे ताक़ किए हैं। खैर, मेरी और आर्यन की शादी धोनक धाम से हो गई और हम दोनों हनीमून पर बैरून मुल्क गेविंग कर वापस भी आ गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं घर में रहकर बेसंभालना चाहती हूँ, लेकिन अबू ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि मैं उन सब चक्कर में ना पड़ूं और आराम से अपनी जिंदगी जीऊं और अपने शौक पूरे करूं। पर मेरे बहुत ज्यादा असरार करने पर अबू ने कहा कि तुम महीने में एक दिन कंपनी का चक्कर लगा आया करना, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची उन सब जिनिजतों है। मैं पड़े अबू का प्यार देकर कभी कभी मैं यही सोचती कि मैं कितनी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना चाहने वाले अबू मिले हैं। एक दिन ने अपने कमरे में बैठी थी, मुझे महीने वाली तकलीफ थी तो इस वजह से मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। इस दिन आर्यन मेरे लिए हल्दी वाला दूध बना कर लाया और मुझसे बोला कि तुम इसे पी लो, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं ऑफिस का कुछ काम करने के लिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मैंने मुस्करा कर इसे थैंक यू कहा और फिर वो वहाँ से चला गया। इसके जाते ही खाला मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि ज़ारा, इस दूध को हरगिज़ भी मत पीना। खाला की इस बात से मैं हैरान रह गई थी। मैंने उनसे कहा क्यों, मैं इस दूध को क्यों ना पीऊँ? तो खाल ऐसी बात सुनकर मैं बुरी तरह से हैरान रह गई और नाराज़ भी होने लगी कि आप आखिर कहना क्या चाहती हैं कि मेरे शौहर ने मुझे जहर पीने के लिए दिया है? तो खाला कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही है, इसीलिए इस दूध को मत पीना और मैं अभी जा रही हूँ, वरना मुझे अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। इतना कहकर खाला वापस मेरे कमरे से चली गई। अब तो मुझे खाला के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी के अभी उनसे जाकर कहूँ कि मुझे मेरे शौहर ने नहीं बल्कि अब मारना चाह रही हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे अब की हकीकत नहीं पता? मैं अच्छे से समझ गई थी कि वो मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़काना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं उनकी पूरी हकीकत जान चुकी हूँ। मैंने इस दूध के गिलास को उठाया, लेकिन न जाने क्यों मेरी इस दूध को पीने की अब हमद नहीं हो रही थी। फिर मुझे लगा कि इस बात की पुरुक मुझे खुद से ही करनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस दूध को मेरे घर में जो बली पाल घूंट पीते ही वो बली वहीं ख़त्म हो गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि खाला ने जो कुछ भी कहा वो सच था। तो क्या इसका मतलब मेरा शौहर भी मेरी जान लेना चाहता था? अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने फौरा ही इस बली को वहां से हटाया और सब कुछ ऐसा कर दिया जैसे कुछ भी नहीं हुआ है था। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। मुझे अपनी प्यारी बली को खो देने का दुख भी हो रहा था। इसने मेरी जिंदगी का मोल चुकाया था। मैं सोचने लगी कि आखिर आर्यन मुझे क्यों मारना चाहेगा, जबकि मारना तो मुझे खाला चाहती है। लेकिन अगर खाला मुझे ख़त्म करना चाहती थी तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बताया कि दूध में जहर मिला हुआ है? लेकिन जब मैंने पुरसुकून दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि शायद खाला मेरे और आर्यन के रिश्ते को ख़राब करना चाहती हैं, इसीलिए हो सकता है उन्होंने ये चाल चली हो कि जब आर्यन मेरे लिए दूध बनाकर तैयार कर रहा था तो उन्होंने चुपके से इस दूध में जहर मिला दिया, ताकि मुझे ये लगे कि वो दूध तो आर्यन लेकर आया है, जबकि जहर इसमें खाला ने मिलाया होगा और ख़ुद मेरे सामने से आकर मुझे ये कह दिया कि वो जहर वाला दूध मेरे लिए आर्यन लेकर आया है, जिससे कि मैं खाला को अपना खैर खास समझो और आर्यन से अपना रिश्ता ख़त्म कर लूँ। कुछ देर के बाद खाला वापस मेरे कमरे में आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। शुक्र है कि तूने मेरी बात मानते हुए इस दूध को नहीं पिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। वो तो सही रहा कि मैंने सही मौका पर आर्यन को ये सब करते हुए देख लिया। मेरी बात मान, आज के बाद कभी भी आर्यन की बात पर भरोसा मत करना। मैंने खाला को फौरा ही धक्का दिया। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने ये ड्रामा करेगी और मैं अब की बातों में आ जाऊंगी? मेरी इस हरकत से खाला बुरी तरह से हैरान रह गई। मैंने कहा मुझे इस तरह से देखने की कोई
ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب کی جو کالا حقیقت ہے وہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اب کو لگ رہا ہے کہ اب مجھے میرے شوہر کے خلاف بڑکا کر اس سے الگ کرو. الف دے گی جبکہ اب کا یہ سپنا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. میں جانتی ہوں کہ مجھے میرا شوہر نہیں بلکہ اب مارنا چاہتی ہیں. اس دودھ میں زہر بھی اب نہیں ملایا تھا. اس پر خالہ کہنے لگی کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں سپنے میں بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. میں نے تمہیں بچپن سے ماں بن کر پالا ہے.